हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था चैप्टर नंबर 1 का भाग 2। दोस्तों, भाग 1 में हम लोग पढ़ चुके थे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने यहाँ पे भारत में आए और भारत में आकर किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ और हमारे देश के लोगों पर अंग्रेज़ों ने किस तरह से शासन किए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ईस्ट इंडिया का कंपनी का अंत के बाद किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत आई और उन्होंने हमारे देश के जनता पर यानी हमारे देश के लोगों पर किस तरह से अपना हुकूमत चलाई। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देर किए हुए। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ था 1857 में सैनिक विद्रोह के बाद, ठीक है। और उसके बाद 1858 में ब्रिटिश शासन यानी ताज का शासन चालू हो गया। ओके, तो 1857 के बाद 1858 का भारत सरकार का अधिनियम, इसके बारे में देख लेते हैं कि इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर क्षेत्र और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया। यानी जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो शासन का बागडोर था वो सभी ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसका विशेषता क्या क्या था। दोस्तों, इसमें सबसे फर्स्ट विशेषता है कि भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल को क्या कहा गया? वायसराय कहा गया। ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि भारत के गवर्नर जनरल जो होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, उसको अब क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। ओके, इसमें सबसे फर्स्ट जो वायसराय थे वो कौन थे? तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। इसको ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग, ये प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, ठीक है। इसका दूसरा विशेषता है कि नियंत्रण बोर्ड और नियंत्रण कोर्ट की समाप्त कर दिया गया और शासन का द्वैध प्रणाली भी समाप्त हो गई। नेक्स्ट अगला विशेषता है कि भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया और यह सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, ठीक है। अगला विशेषता इसमें है कि भारत के सचिव के सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और परिषद का अध्यक्ष सचिव होता था। और वो कहाँ बैठे थे दोस्तों? तो वो बैठे थे इंग्लैंड में, ठीक है। आगे सचिव पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था और सचिव को पद से हटाया भी जा सकता था, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया, ठीक है। इसका पहला विशेषता क्या है? कि पहला विशेषता है कि कानून बनाने के प्रक्रिया में भारत के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा पटियाला के महाराज तथा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया, ठीक है। आगे अगला विशेषता इसमें है कि मद्रास एवं बम्बई को शक्तियां देकर विकेंद्रित करने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई और बंगाल के उत्तर पश्चिम सीमा तथा पंजाब में 1862 से 1866 तथा 1897 में विधान परिषद की गठन भी किया गया। ओके, अगला इसका विशेषता है कि परिषद में कार्य संचालन के लिए वायसराय को अधिक बनाने की शक्तियां प्रदान की गई। ओके, अगला पांचवा विशेषता इसका है कि वायसराय को आपातकाल के बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया और ऐसे अध्यादेश की अवधि भारत में 6 माह की होती थी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 1892 का भारत अधिनियम, ठीक है। तो 1892 का भारत अधिनियम में इसका विशेषता था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, यानी जो केंद्र में सदस्य होता था और प्रांत यानी क्षेत्र में जो यानी क्षेत्रीय आधार पर जो सदस्य होते थे उसकी संख्या बढ़ाई गई। ओके, नेक्स्ट अगला विशेषता है
कि विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि किया गया, बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। अगला विशेषता है कि केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों को नामांकन करने के लिए वायसराय की शक्तियां का प्रावधान किया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1919 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम में मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यानी इस अधिनियम को मार्लो मिंटो अधिनियम यानी सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्लो यानी इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव होता था और मिंटो जो था वो कौन थे, तो भारत के वायसराय थे। यानी मार्लो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं कि पहला विशेषता इसमें है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में काफ़ी वृद्धि की गई। ओके, अगला विशेषता इसमें है कि प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत का अनुमति थी और पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर जनरल के कार्य परिषद के साथ संघ बनाने का प्रावधान किया गया था। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ये नाम है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा पहली बार वायसराय के कार्यपालिका परिषद के सदस्य बने थे। अगला इसमें है कि मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान कब किया गया था, तो ये किया गया था 1909 के भारत अधिनियम में। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या क्या प्रावधान था इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा है इसमें कि 20 अगस्त 1917 में सरकार ने यह घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत के क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की क्या करना है दोस्तों, स्थापना करना है ना। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1926 में लागू हुआ था। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि क्रमिक रूप से भारत शासन अधिनियम कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा इसको। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी विशेषता। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट विशेषता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्य एवं केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। ओके, इसका दूसरा विशेषता है कि प्रांतीय विषयों मतलब क्षेत्रीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया और हस्तांतरित गवर्नर शासन, यानी जो हस्तांतरित हुआ था क्षेत्र जो हस्तांतरित हुआ था उस पर गवर्नर का शासन होता था, है ना। अगला इसमें विशेषता है कि आरक्षित गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रही थी, है ना। नेक्स्ट है, पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिनियम के तहत पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, भारत अधिनियम 1919। अगला इसमें विशेषता है कि वायसराय के 6 कार्यकारी सदस्यों में से 3 भारतीय सदस्य के होना अनिवार्य है, यानी आवश्यक है। ठीक है, अगला इसमें विशेषता क्या है कि सांप्रदायिक के आधार पर पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। अगला इसमें विशेषता है कि सीमांत संख्या में लोगों को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। ओके,
अगला विशेषता है कि 1926 में सिविल सर्वेंट के भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सिविल सर्वेंट के भर्ती के लिए कब लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1926 में, है ना। अगला विशेषता इसमें है कि केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग रखा गया, यानी केंद्र में जो भी बजट होता था वो राज्य के बजट से अलग किया गया। वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्यकाल कितना होता था, 10 वर्ष होता था, और जांच करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता था वैधानिक आयोग का। ठीक है, चलिए, आयोग का गठन किया गया था। 1930 में रिपोर्ट एक पेशकश की गई थी। इस रिपोर्ट में द्वैत शासन प्रणाली, राज्यों में सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत की संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासत के बीच 3 गोलमेल का सम्मेलन हुआ। समिति ने सिफारिश की कि भारत के परिषद अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सांप्रदायिक अवार्ड। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के लिए, यानी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे ही क्या कहा गया दोस्तों, इसे ही सांप्रदायिक अवार्ड कहा गया। ओके, इस अवार्ड से गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया था। अतः कांग्रेस के नेता और दलित के नेता के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।